देखो क्लास देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। उस भारत की राज्य व्यवस्था की कड़ी में हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को शॉर्टकट में बोला जाता है डीपीएसपी। ठीक है, कहीं कहीं अगर डीपीएसपी लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों बनाया? कुछ इसकी वजह होगी, कारण होगा, उद्देश्य होगा। जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार जो बनाया गया था वो जनता के लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए बनाया गया था। तो मौलिक अधिकार जब बनाया गया तो मतलब वो उसका हक है, वो अधिकार है। तो जब मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार को क्या होता है, आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप उसका चुनौती संसद में दे सकते हैं। इस संसद में बोलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसके खिलाफ ये सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं आप, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनाया गया था। और देखिए इसके नाम हुआ राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो कहने का मतलब है जब संविधान का निर्माताओं ने निर्माण कर रहा था, संविधान के निर्माण कर रहे थे, तो वहां इसके बीच बहुत बहस हुई थी। तो जैसा कि जानते हैं कि संविधान के निर्माण के समय हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपा गया था। ठीक है, उसी में से एक व्यक्ति थे बी.एन. राव। ये बी.एन. राव जो थे, तो इन्होंने क्या हुआ, अब इसके क्या बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनका कहने का मतलब ये था कि देखो संविधान में जो होता है, हमारा निर्माण हो रहा, तो राज्य को भी कुछ शक्ति देना चाहिए, क्योंकि मौलिक जनता को तो अधिकार दे दी गए, लेकिन राज्य के पास भी कुछ शक्ति होना चाहिए कि हमारा देश का जो विकास हो कैसे हो। तो उसके लिए राज्य के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए कि राज्य अगर चाहेगा तो अपने राज्य का विकास करे, तो उसके लिए भी है कि क्या क्या उनकी व्यवस्था होनी चाहिए पब्लिक के लिए। क्योंकि एक हमारे संविधान के द्वारा डायरेक्ट पब्लिक को सुविधाएं दी गई थी, जो था मौलिक अधिकार आपका, जो कहां से कहां तक था, आपका 12 से लेकर के 35 तक था। फिर उसके बाद जब अधिकार दिया गया तो राज्य का विकास क्या हो, उसका क्रम कैसे चले, मतलब उसी लिए फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहने का मतलब है, जैसे हम लोग जिस देश में रहते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा राज्य में भी लोकतांत्रिक ढंग से चले, तो इसी वजह से हम लोग का राज्य, ये संविधान सभा में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का गठन किया गया। देखो इसीलिए इसका कहने के बाद राज्य का नीति मतलब राज्य जो होगा नीति बनाएगा और उसको निर्देशित करेगा, किस तरह उसको पब्लिक को सुविधाएं प्रदान कर दी। लेकिन ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसके खिलाफ आम जनता संसद में चुनौती नहीं दे सकता है। ये केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे लागू करे, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लागू करे, इसके जोर जबरदस्ती पब्लिक इसमें नहीं कर सकता है। ये राज्य को भी कुछ अधिकार दिया गया संविधान में कि आप अपने राज्य का विस्तार अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताए गए हैं। तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे कि राज्य को अपने लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए वहां की सरकार को क्या क्या आपकी सुविधाएं प्रदान की गई है, कि आप अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसको जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ जनता कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है, इसको राज्य पर निर्भर करता है कि इसको ये मनवाए या नहीं माने। ठीक, लेकिन मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के लिए बनाया गया था और ये जनता के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए बनाया, ये क्या राज्य के लिए बनाया गया। ठीक, तो देखो हम लोग का जो मौलिक अधिकार हुआ था, जिस समय संविधान निर्माताओं ने दो तरीका से मौलिक अधिकार को उसमें बात रखी थी।
एक मौलिक अधिकार जो था जनता के लिए, जिसमें न्यायिक संगत था। न्याय संगत मतलब उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम लोग मौलिक अधिकार को भाग कितना में पढ़े थे? 3 में पढ़े थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। कौन से भाग में रखा गया है? 4 भाग में रखा गया है। तो हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीका से जानेंगे इसकी आवश्यकता क्यों थी और ये क्यों लाया गया हमारे संविधान में। तो देखो, पहला नंबर बात वही बोला गया कि भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता या प्रधानता की गई। मतलब अगर हम लोगों ने, जैसा कि जानते हैं, हमारे संविधान के भाग 1 में बताया गया है भारत एक राज्य का संघ है। राज्य माने बहुत सारे राज्य बिना मिला करके हमारा एक भारत देश बना हुआ है। तो आपका है कि पूरा डायरेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसीलिए हमारा जितने राज्य बने हैं अपनी आवश्यकता अनुसार उस राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चले उसको भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाना है। तो इसीलिए उसका प्रावधान जो किया गया हमारे संविधान के भाग 4 में, जिसका नामकरण किया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, और उसको चलाना है। कोई भी सपोज करो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, वो अपना मन से नहीं कर सकता काम, उसे भी कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। आप अपनी जनता के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं उसे भी अपना संविधान का पालन करना पड़ेगा। जैसे बताए थे ना कि केंद्र में लोकसभा होता है, तो आपका राज्य में क्या होता है? आपका विधानसभा होता है। वहां विधानमंडल होता है, वहां पर सपोज करो लोकसभा होगा तो यहां पर क्या होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। वहां राज्यसभा जब बनेगा तो यहां क्या बनेगा? विधान परिषद या विधानमंडल बनता है। तो कहने का सेंस ये है कि जिस तरह केंद्र की शासन व्यवस्था चलती है उसी अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। तो वही बोला गया कि किसी राज्य को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई। तो राज्य का नीति निर्देशक क्या है, समझ में आ गई आपको बात? इसको शॉर्ट में जो बोला जाता है डीपीएसपी, जो याद रखिए, कहीं डीपीएसपी बोल दे तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। इसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य का नीति, राज्य अपनी नीति बनाएगा। ठीक है। अगला बोला गया है, देखो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। या कथन ये कभी पूछता है, के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा है कि जो बैंक जब चाहेगा अपनी आवश्यकता अनुसार चेक देगा। बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट आपको अभी पैसा की दरकार है बैंक में 1 लाख रुपया के, आपको एजुकेशन लोन्स के लिए या आगे पढ़ाई करने के लिए या और सुविधा के लिए। तो जब बैंक में आपके पास, आप तो जमा रखे हैं 2-3 लाख रुपया बैंक में, तो आप उससे चेक डाले 1 लाख रुपया, तो वो बैंक पर निर्भर करेगा कि वो दे चाहे नहीं दे। तो ये बात, इसका मतलब आप बैंक के ऊपर ये दबाव नहीं दे पाते कि नहीं मेरा पैसा जमा हमको दीजिए, मेरा काम है, घर बनाना है, क्या करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात ना? तो ये के.टी. शाह ने कहा था कि आप हमारे संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जो आप किसी फोर्सफुली राज्य सरकार के द्वारा नहीं बना सकते हैं। राज्य सरकार जब चाहेगी अपनी सुविधा अनुसार उसे लागू कर सकेगी। ये नहीं आपको लागू करने का राज्य सरकार की इच्छा है लागू करेगा, नहीं करने का इच्छा है तो नहीं लागू करेगा। उस पर राज्य सरकार के ऊपर जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में क्या होता है? आप राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन सा सही मानी बात? तो एग्जामिनर कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन का पूछते रहता है, किस व्यक्ति ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो यह कथन किसने कहा था? के.टी. शाह ने। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो याद रखिएगा। समझ में आई बात? अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट बात है भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान मिला। अब बोलेंगे सर हमारा देश आजाद हुआ तो ये भारत संविधान अधिनियम 1935 का अनुदेश पत्र क्या है? याद कीजिए,
जब भारत शासन अधिनियम जो होता 1935 पढ़ाए थे, तो आप बताए थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश का गवर्नमेंट ने अपनी हाथ में ले ली थी शासन व्यवस्था, तो उन्होंने कुछ नियम कानून बनाया था। मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, काउंसलर होते थे, उसी नियम के अनुसार काम करते थे, बताए थे वहां पर। अब भारत किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसका पूरा डिटेल क्लास हम यूट्यूब पर दे दिए हैं, अभी भी अवेलेबल है, उसको देखिए, नहीं तो ये पूरी क्लास खा जाएंगे हम, तो इसीलिए आपको कुछ आइडिया दे रहे। तो भारत शासन अधिनियम की दो बड़ी कड़ी थी। एक था कि जैसा कि ब्रिटिश लोग जो होता था भारत में शासन जब करता था तो अपने एक नियम के अनुसार करता था, तो वो लोग भी नियम जारी करते थे, और उसी नियम के अनुसार जितना भी कमिश्नर बना हुआ था या भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उसी नियम का फॉलो करके वो राज्य में शासन किया करते थे। ठीक, तो उसके भी कुछ गुण को अपनाया गया। तो बोले क्यों अपनाया गया, कि जैसा कि आप जानते हैं जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उसका 60% जो अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, बताए गए थे। लगभग हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, उस 395 अनुच्छेद में से भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद लिया गया है, तो उसका भी तो कुछ नियम कानून लागू आएगा। तो ये भी कहा गया है कि जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो बताया गया अनुदेश पत्र, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जगह क्या दिएंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। तो आपका दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसके लिए बनाया गया, राज्य सरकार के लिए, वहां की शासन व्यवस्था चलाए। और भारत शासन अधिनियम में भी ब्रिटिश ने व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत कि भारत में वो जहां जहां कंट्रोल कर रहे थे, जहां जहां वो गवर्नर्स के द्वारा शासन चला रहे थे, वो भी इसी नियम के तहत कर रहे थे। कौन सा समझ में आ गई बात, तो याद रखिएगा पॉइंट को। अगला पॉइंट देखो, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का है। पहला एग्जामिनर क्वेश्चन, यहां 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दागेंगे। पहला क्वेश्चन वो क्या बोलेगा कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना किया गया है। तो अनुच्छेद कितना से कितना किया गया है, 36 से लेके 51 तक। कितना, 36 से लेके एकदम रखना याद, एकदम पहला क्वेश्चन। पहले एग्जामिनर मौलिक अधिकार से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हेडलाइन वही मार दिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 36 से लेकर के 51 तक, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आएगा, ये हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, 4 में। तो वही लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में भागों की कुल कितनी संख्या बताई गई है, 12। कितना बताया गया है, 12। जिस समय अनुसूची है, अनुच्छेद है ना, आपका जो होता है 22 बताया गया है, और अनुसूची की संख्या कितनी बताई गई है, आपका 12। जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो उसी प्रकार हमारे संविधान के भाग जो होता है 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। दूसरी नंबर बात आएगी कि जैसा कि जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। किस देश के संविधान से, आयरलैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कर रहा था, वो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो उसी में से एक देश था आयरलैंड, उसी देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। तो यहां पर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, 4, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना तक किया गया है, 36 से 51 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। 3 क्वेश्चन एकदम रिजर्व हो गया, जो छोटे छोटे एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। अब समझिए इसका कहानी। तो बोला गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक बताया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है का मतलब यह है कि इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं गई है। वैधानिक शक्ति कहने का मतलब है इसे न्यायालय राज्य के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है कि इसे लागू ही कीजिए। अगर राज्य अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण को समझ करके लागू करवाएगा, उसको जो चीज लागू करवाना रहेगा उसी को लागू करेगा, अन्यथा राज्य न्यायालय जो होता है इस पर जबरदस्ती नहीं डाल सकता है। वही यहां पर लिखा गया, इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूल रूप है। क्यों इसका मतलब है अधिकथित तत्व? कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब इससे ज्यादा जो आपको बताए गए हैं हमारे शासन व्यवस्था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो उसमें जो नियम कानून जो बनाया गया है वो राज्य सरकार फॉलो कर सकता है, बट इसे जबरदस्ती के न्यायपालिका लागू नहीं करा सकती है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी लागू नहीं करवा सकती है जबरदस्ती। उसके बाद होगा, और विधि बनाने के इन तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य है। और राज्य के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी कि इसको लागू करे, इस सिस्टम को लाए चाहे नहीं लाए। आगे बोला गया है, देखो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। देखो संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना माने कल्पना, मतलब हमारे जो देश जो है कि हमारा जो राज्य किस प्रकार बनना चाहिए, कल्याणकारी। कल्याणकारी कहने का मतलब राज्य की जनता को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सारी सुविधाएं को मुहैया कराना है। इसीलिए हमारे संविधान में बता दिया गया है कि किस तरह के राज्य की कल्पना की गई है, कल्याणकारी राज्य। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको राज्य, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किस प्रकार राज्य की संकल्पना की गई है, किस प्रकार राज्य की कल्याणकारी। तो जब भी बोल जाता है ना उसका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया मतलब क्या हुआ, उसका बेड़ा पार हो गया, मतलब उसको हर तरह से वह संतुष्ट है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, तभी तो कल्याण हुआ। अगर वो सामाजिक रूप से परेशान रहेगा, बहुत टॉर्चर तो नहीं हुआ, कल्याण होगा। तो इसीलिए कल्याणकारी शब्द जोड़ा गया राज्य के साथ, किसमें, हमारे संविधान में। कि हमारे संविधान को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, उसके लिए राज्य को नीति निर्देशक तत्व बनाना आवश्यक होगा, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया था। ठीक है, आगे बोला गया कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। देखो जब हम कहीं बताएंगे कल्याणकारी तो उसका भी कुछ पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य, किस उद्देश्य से बनाया जाए, वही बात बोला। देखो सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, सामाजिक मतलब समाज का विकास कैसे हो, हमारे राज्य में जो जनता रही है उसको आर्थिक रूप से किस प्रकार सबल बनाया जाए, उसकी जीविका किस प्रकार सुधारा जाए, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे समाया जाए, उसमें समाज में उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। इसीलिए कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसका उद्देश्य था कि राज्य की जो जनता रहेगी उसका सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब समझ में आया। कल्याणकारी राज्य का मतलब, कहने का मतलब है राज्य की जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, प्रबल बनाना। ठीक, हमारे संविधान में राज्य का वर्णन किस रूप में किया गया है, कल्याणकारी राज्य के रूप में। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, आगे बोला गया है, अब समझिए अनुच्छेद जो होता है 38 स्टार्ट करने के पहले अनुच्छेद 36 और 37 समझिए। अनुच्छेद
36 अनुच्छेद 37 ये क्या है? अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा का कहने का मतलब ये हुआ, अभी जैसे बताएं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए, और कल्याणकारी राज्य बनेगा तो वहां की जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रबल करना चाहिए। तो इसी का वर्णन जो किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 में किया गया है। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो चालू होता है 36 से 51 तक होता है, तो 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया कि राज्य कैसा होना चाहिए। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ना ही आप इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मतलब ये लागू, जैसे अनुच्छेद 38 बताएंगे, इसे लागू करवाना आप सरकार के ऊपर बाध्य नहीं करा सकते। तो वही बोला गया अनुच्छेद 37 में कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये अपरिवर्तनीय है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि इसे मानवाए चाहे माने चाहे नहीं माने। ठीक है, तो इसे न्यायपालिका इस पर क्या कर सकती है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। वो अनुच्छेद आपका 37 में बताया गया। ठीक, अब अनुच्छेद 38 से समझिए। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि अनुसार राज्य जो होता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब लोक कल्याण मतलब यहां पर जो जनता रहेंगे उसका किस तरह का विकास करना चाहिए, उसकी सामाजिक स्थिति को किस तरह सुदृढ़ करनी चाहिए, उसका वर्णन किया गया है। वही यहां पर लिखा हुआ देखिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिक जीवन के सभी संस्थाओं का अनुप्रणीत हो। मतलब जो हमारे राज्य में जो जनता रहते हैं उसे सामाजिक रूप से भी सहायता देना है, आर्थिक रूप से करने का मतलब सरकार इस तरह की योजनाओं को लाएगा जिससे उसके आर्थिक स्थिति सुधरे, आर्थिक विकास हो, क्या उसके लिए लाया जाना चाहिए, और उसके राजनीतिक रूप से न्याय की भी व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं या हम लोग राज्यों का संघ है, यहाँ पर डिफरेंट लेके वर्ग के लोग रहते हैं। कोई गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कोई मिडिल क्लास रहते हैं, कोई अपर क्लास रहते हैं। तो उन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन जो किया गया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना में बताया गया है, कितना में, 38 में। तो अनुच्छेद 38 में वही बोला गया है। देखो आगे क्या बोला गया, राज्य विशेषकर मुख्य रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करे। आय की असमानता करने का मतलब सपोज करो कि जो देश की आजादी से बहुत पिछड़ा है वो मतलब वो कम्युनिटी, तो उसका डेवलप कैसे करेगा, उसको कुछ फंड देगा, उसको सुविधाएं देगा, तभी तो वो डेवलप करेगा। नहीं तो अगर उसको नहीं देगा तो जो ऊंचा है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसके पास ज्यादा ही संपत्ति बना रहेगा, जिसके पास कम है सुविधाएं वो कम सुविधाएं रहेगा। इसी कारण से देखोगे राज्य सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लाती है। आपको क्यों योजनाएं लाती है कि जो हमारे राज्य में पिछड़ा हुआ है, देश आजादी से अभी तक उसकी स्थिति वही है, उसकी स्थिति को सुधार लाना है तो उसको सुविधाएं देता है, फंड मुहैया कराता है। क्यों, उसको बिजनेस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति में क्या है, सुधार आए। तो वही बोला गया है अनुच्छेद 48 में विशेष रूप से बल दिया गया है आय की असमानता। हमारे जो समाज में डिफरेंट वर्ग के लोग रहते हैं उसके आय में सबकी समानता है। ऐसा नहीं कि एक पूरा दम भर खाना खाए एक भूखे पेट सोए, ऐसा नहीं हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसीलिए उसके वो एक खाना खाए तो दूसरा भूखा न रहे, उसे भी कम से कम 2 वक्त का खाना मिले, उसकी व्यवस्था का प्रावधान हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। उसीलिए बोला गया आय की असमानता को कम करने का प्रयास। सही में आई बात। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णित किया गया है, 38 में। तो समझ में आ गया, राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब कल्याण के काम करने के लिए, जनता के लिए, उसके रोजगार में, उसकी आय में कैसे वृद्धि किया जाए, ये हमारे अनुच्छेद 38 में बताया गया है। और ये जिम्मेवारी किसको लागू करने का है, राज्य सरकार का। किसको जिम्मेवारी करने का राज्य है, राज्य सरकार का।
देखो, और न केवल व्यक्ति के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या अनेक व्यवसाय में शामिल होने वाले लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास है। आपको बोले बिजनेस के लिए, सपोज करो कोई बेचारा बेरोजगार है तो उसको बिजनेस के लिए आप सुविधा बनाइए, छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराइए। ये सभी काम राज्य सरकार को प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि हमारे समाज में जो असमानताएं हैं वो असमानताएं दूर हो। कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो याद रखिएगा, इसी चीज का सारा ये एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आपके अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन किया गया है, क्या किया गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए, और सामाजिक व्यवस्था में सबसे मुख्य है सबकी आय को समानता दिखाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अगली बात, अनुच्छेद 38 में देखिए क्या बताया गया। अनुच्छेद जो होता है, सॉरी 38 हो गया, 39 में बोला गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। अनुसरण मतलब कुछ पालन करना। क्या बोला? राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मुहैया कराएंगे। तो अनुच्छेद 39 में बताया गया है ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको जिस राज्य में रहते हैं वहां स्त्री पुरुष बच्चे रहते हैं, तो वहां जीविका में समानता दिखाना है। मतलब वहां ऐसा नहीं कि महिलाएं काम करें तो उसको कम पैसा दें और पुरुष काम करे तो उसको ज्यादा पैसा दे। समझ में आई बात? उसमें इक्वलिटी बताया गया है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि सब में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन दोनों की जीविका में समानता दिखाए। ये नहीं कि महिलाएं काम नहीं कर सकती है उसको करने। इसीलिए देखोगे अभी राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, चलाया जाता है ना। जीविका का साधन छोटा छोटा कुटीर उद्योग घर में बनाने के लिए राज्य सरकार बोलता है ठीक है मोमबत्ती बनाओ, क्या बोलते हैं, हाँ अचार बनाओ, पापड़ बनाओ, माने ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग कि महिलाएं जो होता है उसके भी ये नहीं कि खाली पुरुष को दे दे इतना ये काम दे दे, महिलाएं घर में बैठी रही, नहीं। तो ये जो हमारे अनुच्छेद 29 के राज्य नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि राज्य सरकार की वो जिम्मेवारी है कि स्त्री पुरुष की जीविका को समान करे। ये नहीं कि केवल एक वर्ग पुरुष वर्ग को ही जीविका का बढ़ाने का प्रयास करें और स्त्री वर्ग की जीविका को नहीं बढ़ाएं। इसीलिए उन लोगों को, स्त्री लोग को छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ा जाता है। कुटीर उद्योग मतलब समझते हैं ना, घर में रहकर ही वो लोग काम कर सकती है। जैसे पापड़ बनाने का काम हुआ, अगरबत्ती बनाने का काम हुआ, छोटे छोटे खिलौने बनाने का काम हुआ। और हम लोग का देश क्या हो रहा है ना, अगर डेवलप करना है ना तो इसको जरूर पालन करना चाहिए। क्यों? आप लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल का तौर पर चाइना में जानते हैं कुटीर उद्योग की बहुत प्रधानता है। आप जो देखते हैं बल्ब छोटा 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 वो लोग घर में ही बना लेता है सब, इसीलिए वो सस्ता बनता है। आपको क्या, आप जो दिन भर घर में बैठे हुए, आपको छोटा सा काम कर दिए, आपका खर्च भी लग गया, नहीं कम रहेगा। नहीं तो अगर आप काम करवाएंगे तो आपको कहीं प्लांट बनाना पड़ेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करने का दरकार नहीं है, छोटा छोटा काम करवाइए महिलाओं लोग से, उसको पहले ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, स्किल इंडिया डेवलप के अंदर उसको डेवलप कीजिए। इसीलिए गवर्नमेंट लोग ने भी इस पर बहुत सारा प्रयास किया, तो तभी उस गांव का क्या होगा प्रयास। क्योंकि देखो 24 घंटा महिलाएं घर में काम नहीं करती है, अगर उसको थोड़ा बहुत काम होगा तो उसका भी लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति निर्देशक तत्व वो कुछ निर्देश करे, पालन करवाए। क्या? कि राज्य अपनी नीति बनाए, इस प्रकार का नीति का संचालन करेगा कि जिससे स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान जीविका मिल सके। पॉइंट 1। दूसरी बात बोला गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बांटना है जिसे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम प्राप्ति हो। अब ये भौतिक संसाधन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार जो होता है सबको जो आएगा संसाधन करने का मतलब, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्या होता है गांव में जब समय समय पर कुछ बांटा जाता है, जैसे किसी को चावल बांट दिए, किसी को गेहूं बांट दिए, किसी को कंबल बांट दिए, किसी को बहुत सी बांटने की प्रक्रिया आती है, तो कोई एक समुदाय को नहीं देना है, वो जिसकी आवश्यकता है उसको बांटने को निर्धारित किया गया है। तो अभी हम लोग का देश में तो बहुत प्रचलन है क्या, चावल फ्री, चावल बांटना और गेहूं बांटना, ये बहुत प्राथमिकता है। तो देखो ये बांटने की प्रक्रिया क्यों की गई थी, तो आपको पहले बताएं कि एक लोग कोई भूखा रहे दूसरा कोई खाना खाए, ऐसा नहीं।
जिनको जीविका का साधन नहीं है, कम से कम उसे 2 वक्त का खाना मिले, उसकी व्यवस्था की गई। लेकिन आज हमारे देश की ये स्थिति है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी यूज करता है, पूरा का पूरा यूज करता है, लेता है। अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा, जो गरीब वर्ग उसके पास पहुंचेगा। तो उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन यही बोले भौतिक संसाधन मतलब समझ गए ना। सपोज दैट अभी देखो क्या होता है झारखंड में, अबू आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये क्यों दिया जा रहा? जिन लोगों को घर नहीं है, जो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, बहुत दुखदायी जीवन जी रहे हैं, उसके लिए वो व्यवस्था करना है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग को पूरा हम घर दे दिए बना करके, एक वो पूरा महल में रह रहा और एक बेचारा दिन भर धूप में पेड़ का छाए में रह रहा, ऐसा नहीं। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी दी गई है। 39 के तहत बताया गया है कि जिन लोगों की आवश्यकता भौतिक संसाधन, वो राज्य सरकार डिसाइड करेगा किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। कौन सा सही माई? इसी कारण जितनी भी संसाधन आपको मिलते हैं वो केंद्र सरकार केवल फंड देगा और उसमें राज्य सरकार की हिस्सा रहेगा, लेकिन लागू कौन करेगा? राज्य सरकार। केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करता किसको क्या मिलना चाहिए, वो राज्य सरकार निर्धारित करता है। और राज्य सरकार का सबसे छोटा कंट्रोलर पंचायत स्तर पर होता है। तभी ना आप जाते हैं, हाँ जी मेरा पास ये नहीं है दीजिए, तो उसका अगेंस्ट में कुछ पैसा कौड़ी भी खा सकता है, घुस लेता है। लेकिन क्या होता है, कम से कम जिसको रहने के लिए घर नहीं है, बेचारे को धूप में, पानी में, बरसात में, कम से कम उसे रहने का मकान तो मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे संविधान में वर्णित किया गया है, और वो संविधान का अनुच्छेद किसे बताया गया है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात ना? तो देखो हमारे संविधान में हर चीज का वर्णन किया गया है, बशर्ते हम लोग को पता नहीं है। तो आपको समझ आ गया भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है। अगला पॉइंट समझिए, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के संसाधनों में सर्वसाधारण की हितकारी सकेंद्र ना हो। कहने का मतलब अहितकारी, अहित मतलब नुकसान ना हो, मतलब इस प्रकार चलाना है धन के लिए। जैसे धन के लिए एग्जांपल का तौर पर देते हैं, सपोज करो कि छात्रवृत्ति योजना आता है, क्यों आपको स्टूडेंट को दिया जाता है? पढ़ने के लिए। मतलब जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए नहीं, उसको जो पढ़ाई में उपकरण लगे, वो अपना खर्चा। मान लिया बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं कि जिसका मान लो कि मतलब कॉपी खरीदना नहीं है, किताब नहीं, बुक नहीं, ये सब इसके छात्रवृत्ति के लिए देता है। नहीं तो यहाँ तो आधा तो बच्चा छात्रवृत्ति का पैसा मोबाइल खरीदता है, सीधे मोबाइल खरीदेगा। टारगेट अभी आएगा, अभी नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, अभी वही खरीदेंगे। घर में बोलता है पैसा नहीं, छात्रवृत्ति के पैसे नहीं आया, घोटाला कर देता है 90%। लेकिन जनरली क्या होता है, धन का वितरण इसीलिए किया जाता है कि आपको बताएं कि क्या ये छात्रवृत्ति योजना कल्याणकारी विभाग के द्वारा मिलता है, कल्याण विभाग के द्वारा मिलता है ना। तो कल्याणकारी योजना का बताएं, अनुच्छेद 38 में बताएं, कल्याणकारी योजना कौन डिसाइड करेगा? राज्य बनाएगा। तो कल्याण विभाग इसीलिए बनाया गया, मतलब जो आपको छात्रवृत्ति का जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पैसा मुहैया कराया जाता है वो राज्य सरकार देता है, कि ठीक है हम इतना फंड दे रहे हैं कल्याण विभाग में, उसी के अनुसार छात्रवृत्ति का पैसा बटेगा। तो इसलिए पैसा मुहैया किया जाता है जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो कि धन के अभाव में या आर्थिक रूप से उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसीलिए उसको पैसा मुहैया कराता है। ये नहीं कि जाकर मोबाइल खरीद के पैसा खत्म, बाबूजी तो पैसा भेजबे करेगा फिर, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात को? तो वही बोला गया आर्थिक व्यवसाय दूसरी नंबर, व्यवसाय मतलब बिजनेस करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए जो गरीब वर्ग है उसको भी पैसा फंड मुहैया कराए, जो छोटी छोटी रोजगार चला सके, गुमटी की व्यवस्था कर सके। मतलब वो बैठे नहीं रहे, वो अपनी व्यवस्था, जैसे आगे अभी इसको पढ़ाएंगे एग्जाम्पल का तौर पर, जैसे मनरेगा बोले जाता है मजदूरी, मतलब अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आपको लगभग मनरेगा के तहत उसको काम का भी प्रावधान किया गया है। व्यवसाय, और जो आदमी व्यवसाय करता है तो उसको व्यवसाय के लिए प्रधानता दी गई है। तो मतलब ये सभी जो डिसाइड करेगा वो राज्य सरकार के अंतर्गत में ही काम होगा। कौन से समय? तो वो बोला गया आर्थिक व्यवसाय इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों में सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्र ना बने। मतलब देखो उत्पादन मतलब जैसे मुर्गी पालन आपको कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार, बकरी पालन कौन देता है? राज्य सरकार। गाय का पालन आगे पढ़ाएंगे कौन देता है? तो मतलब आपको छोटे छोटे जीविका से वो जोड़ने का प्रयास करता है कि आप बैठे नहीं रहे, बेरोजगार नहीं रहे, कुछ जीविका चलाएं। तो ये हमारे सारे कुछ जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताए गए हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उसकी आर्थिक क्या है। उस आर्थिक, मान लो राज्य सरकार फंडे नहीं है तो योजना कैसे चलाएगा? उसके पास तो फंड आना चाहिए।
तो इसीलिए ये संविधान में वर्णित किया गया है, इसको कोई चुनौती पब्लिक के क्या होते हैं न्यायालय में नहीं दे सकता है कि नहीं ये हमारा अनुच्छेद है, पेंशन हमको जीविका का व्यवस्था करवाइए, हम पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं, ये इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट बोलेगा चुनौती, राज्य का बोले फंडे नहीं हम कहा दे पैसा, जैसे कभी कभी कल्याण में पैसे नहीं आता, आप चुनौती नहीं दे सकते राज्य सरकार को, तो जो धारणा हड़ताल करते कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार पर डिपेंड है। मान लो इस साल आया 10,000, बोल देगा 1,000 आएगा, आप इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार के अंतर्गत में है कि आपको जैसा फंड होगा ऐसा वो मुहैया कराएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात को? अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट में बोला गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहीं से, ये वाला लाइन देखो, बोला गया पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आपसे ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि आपके संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। मतलब पुरुष भी वही काम करती है, महिलाएं भी वही काम करती है, तो महिलाएं को ऐसा नहीं कि 200 रुपए दे दे या पुरुष को 500 रुपए दे दे। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में एकदम क्लियर कर बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष जो काम कर रहे हैं, महिला भी अगर वही काम करेगी, तो दोनों का वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक स्कूल में पुरुष को भी ज्वाइनिंग मिला है टीचर का पोस्ट पर और एक महिला को भी टीचर का पोस्ट पर मिला है ज्वाइनिंग, तो ऐसा नहीं कि टीचर को मिल जाए ज्यादा सैलरी दे और महिला को कम दे, ऐसा नहीं है। तो आपसे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपके संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एकदम नहीं भूलिएगा, किस अनुच्छेद में? 39 में। समझ में आई बात? लेकिन आप समान कार्य के बाद समान वेतन नहीं देते हैं। गांव में काम करने जाएंगे धान का दिन में, तो महिलाओं को कम पैसा देंगे और पुरुष को ज्यादा पैसा देंगे, है ना? काहे देते हैं? तो आप वहां से मार गाड़ दीजिएगा अपनी जाके वो आर्टिकल कि देखिए हमारे संविधान 39 में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान, पुरुष भी धान का रोप रहा है, महिला भी धान रोप रही है, तो दोनों को पैसा हम समान मिलेगा। लेकिन क्या होता है, महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है ना, तो वहां पर ये अधिकार को जाइएगा तो वहां गाड़ दीजिएगा झंडा, बोलेंगे सर हमारा ही नुकसान हो जाएगा, हम इसको छिपा के रखेंगे, है ना? लेकिन ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में जो वर्णित है सबके लिए, क्योंकि स्त्री पुरुष सबको समान अधिकार है, तो ये हमारे संविधान में मेंशन कर दिया गया है कि उसको जो जीविका रहेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। एकदम नहीं भूलिएगा, एक क्वेश्चन देखो कितनी बार आएगा परीक्षा में। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो होता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है? 39। किसके तहत? राज्य का नीति निर्देशन तत्व, डीपीएसपी, जो शॉर्ट फॉर्म में बता दिए आपको, ठीक है? तो 39। अगला देखो क्या बोला गया है, बोला गया पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों का सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े या न आना पड़े जो उसकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब शक्ति का अनुकूल समझिए, जैसे पुरुष और स्त्री जेन्युइन सी बात है, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, उनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। मान लो पुरुष जितना काम कर पाएंगे तो महिला तो उतना काम नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि आप स्त्री की जितनी शक्ति है उसी के सक्षम के अनुसार काम करवाएं। ऐसा नहीं कि अभी बोलेंगे यहाँ आदमी को दौड़ा दें कि नहीं यहाँ पर ले जाओ, इतना सामान लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट मोड़, दौड़ जाएगा, महिला भी नहीं। महिलाओं की अगर लगेगा कि नहीं जा सकती तो एक की जगह 2 महिला का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी शक्ति के अनुसार व्यवस्था करे। अब बच्चे लोगों का यहाँ सुकुमार अवस्था समझते हैं ना, 14 वर्ष के बाद छोटे छोटे बच्चे को वहां काम नहीं कराया जा सकता। तो वही मेंशन किया गया है, राज्य सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि स्त्री पुरुष की समानता के अनुसार वेतन, तो मतलब वेतन समान नहीं काम करेगा ऐसा नहीं है, आपको वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसकी स्त्री और पुरुष की शक्ति में असमानताएं होती है, उसकी शक्ति एक समान नहीं होती है, तो उसकी शक्ति के अनुसार काम की व्यवस्था काम करे। इसी कारण से देखोगे कि झारखंड में जब जॉब की बहाली होगी तो जो कुछ भी ऐसे पोस्ट होंगे जो महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्व होती है। क्यों? क्योंकि इसीलिए रिजर्व बनाया जाता है क्योंकि वो स्पेशल महिला उस काम को अच्छी तरीके से कर पाएगी, पुरुष के लिए कोई दूसरी व्यवस्था किया जाता है।
तो इसीलिए ये डिपेंड करता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बताई गई है। क्या बताया गई है कि स्त्री और पुरुष कर्मकारों, कर्म मतलब करने वाले, काम करने वाले के स्वास्थ्य का ध्यान दिलवाना है, और उसकी शक्ति का, और बालकों की सुकुमार अवस्था, बालकों मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, सुकुमार अवस्था मतलब अभी एकदम बोधगाम अवस्था में रहते हैं, उसका दुरुपयोग ना करे। लेकिन छोटा बच्चा गए बड़ा तो छोटों को भी काम करवाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना आना पड़े। आर्थिक व्यवस्था विवश होकर मतलब मान लीजिए घर की दैनिक स्थिति खराब है, जैसे बोलते हैं कि तो बच्चों को भी काम पर नहीं ले जा सकते हैं, तो राज्य सरकार की व्यवस्था है। तो देखो ये है हर जगह, हम लोग ध्यान नहीं देते। कैसे? देखो हमारे स्कूल में देखो मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी, अभी भी है। ये जो लाने का योजना क्या था पता है? ये मिड डे मील योजना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और इसमें हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट होता है। क्यों? मिड डे मील पूरा देश में लागू था। आप सपोज करो कि कितने स्कूल होंगे अनलिमिटेड, हर दिन हर बच्चे खाने। क्यों? कि बच्चे लोग क्या होता है, क्या होती थी, उसके पेरेंट्स के आरोप हुआ करते थे कि क्या होता है, हम टाइम पर खाना नहीं दे सकते, हम लोग कमाने के लिए चले जाते हैं, बच्चे का खाना नहीं मिले कैसे खाएंगे। तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील की व्यवस्था की थी कि उसकी शिक्षा में बच्चे लोग को बाधा ना पहुंचे, उसे दोपहर का खाना मुहैया कराया जाए स्कूल में। इसीलिए क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का था, सपोज करो तो हर पेरेंट्स एक नहीं होते, जिसमें मान लीजिए उसके माता पिता दोनों काम कर जा रहे हैं, तो बच्चे क्या खाएंगे? तो मिड डे व्यवस्था इसलिए कि प्रलोभन से बच्चे आए खाने के लिए। और इसीलिए देखोगे हर स्कूल में मेन्यू चार्ट बना हुआ क्या क्या, लेकिन उसमें भी घोटाला है, और बच्चों का खाना में घोटाला है। डेली खिचड़िए बना के खिला देता है, सब जाके प्लांट हो जाए, ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सोचो कितना करोड़ का फंड आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो वही बोला सुकुमार अवस्था में, जैसे मान लो क्या होगा, और जाएगा कहीं के देखने को भी मिलता है बड़े बड़े शहरों में, जहां जहां छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, मेट्रो में क्या होता है, इसके माँ पापा रहते हैं, बच्चे भी बेचारा वहां बैठा रहता है, कामों नहीं करता है, लेकिन उसका अधिकार नहीं है वो करने का, उसको जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जाने का या उसकी व्यवस्था करने का व्यवस्था किया गया हमारे सरकार में। तो वही बोला गया है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह बताया गया है कि उस सुकुमार अवस्था में उस बच्चे का दुरुपयोग ना करे, उसका भी पढ़ने की अवस्था है, नहीं है तो आंगनबाड़ी में उसको शिफ्ट कर दीजिए, वहां पर उसकी देखभाल की जाएगी। तो वो सारे प्रावधान व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? राज्य सरकार को। किसको सौंपी गई है? राज्य सरकार को। इसीलिए सारा वर्णन हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अगला देखिए बोला गया है क्या, 39 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास और अवसर और सुविधाएं दी जाने और शोषण के विरुद्ध उसकी रक्षा की जाए, ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंत स्थापित किया गया। मतलब जो छोटे छोटे बालक है उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी भी है। क्या देखते हैं, टीकाकरण बच्चों का लगता है, उससे कोई गवर्नमेंट पैसा लेता है? अगर वो प्राइवेट में जाके इंजेक्शन लीजिए तो कितनी महंगा मिलेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तैयो इंजेक्शन लेवे नहीं जाता बच्चा लोग का दिला, बोलता फुर्सते नहीं है, देती है। उसके लिए देखो घर घर में क्या होता है, गांव विलेज एरिया में आंगनबाड़ी सही है कि महिलाओं को किया गया कि आपने जाए आपके दरवाजे तक वो पहुंचेगी स्वास्थ्य का, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेवारी है। राज्य की जिम्मेवारी इसीलिए क्या होता है, राज्य सरकार अपनी आवश्यकता उसका मेडिकल क्या होता है, वर्कर लोग को नियुक्त करता है, जिसमें सही है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो ये राज्य छोटे छोटे बच्चों के पोषण का, स्वास्थ्य का ये ध्यान रखने की जिम्मेवारी जो दिया गया है, वो सारे के सारे राज्य सरकार के डिपेंडेंट किया गया है। इसी कारण से क्या होता है कि सारी सुविधाएं आपके दरवाजे तक पहुंचती है। कौन से समझ में आ रही बात को? तो देखो, तो ये सभी जो बातें आपको बताई गई है कि अनुच्छेद 29 के तहत आपको जो वर्णन किया गया है, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति निर्देशक तत्व, अनुसरण करना, पालन करना या करवाना, वो जिम्मेवारी किसका है? राज्य सरकार का है कि अपनी किस अनुसार किस किस वर्ग को कैसी सुविधाएं देना है। तो अनुच्छेद 39 समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बताएं, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना है, उसकी सामाजिक आर्थिक सुधार करना है, बच्चे का भरण पोषण कैसे करना है, उसकी स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था करना है, वो सारे प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 39 में किए गए हैं। अनुच्छेद 39 समझ में आ गई बात? आगे समझिए अनुच्छेद 40। अब समझिए अनुच्छेद 40 जो बोला गया, ग्राम पंचायत का गठन। तो देखो ग्राम पंचायत का गठन की जिम्मेवारी जो दिया गया है, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
इसीलिए बताया गया है कि पहले जिस समय हमारा 73वां संविधान संशोधन, क्या बोले, 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1993, आप लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जब नहीं हुआ था तब तक जो जिम्मेवारी थी, ये क्या हुआ करता था कि अपने राज्य में ग्राम पंचायत बनाए कि नहीं बनाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन करके उसे राज्य सरकार से क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था अलग कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब अब राज्य सरकार की बनाना नहीं है, अब पंचायती राज्य व्यवस्था हमारे देश के हर राज्य में लागू हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको पंचायती राज्य व्यवस्था का पूरा डिटेल बताए हैं। तो मतलब 73वां संविधान संशोधन होने से पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू कराए या नहीं कराए, वो किसकी जिम्मेवारी हुआ करती थी, राज्य सरकार की, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक पत्र है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी हुआ करता था। तो वो हमारे संविधान का अनुच्छेद किसमें मेंशन था, 40 में। मतलब अनुच्छेद 40 में यह बताया गया था कि पंचायत में चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का चुनाव होता है ना, तो चुनाव करवाए नहीं कराए ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी हुआ करती थी। कब? जब तक हमारा 73वां संविधान संशोधन नहीं किया गया था तब तक। तब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत सारे समिति बताए थे, तो उसके द्वारा यह प्रमाण ये किया गया, पारित किया गया, माने ये रिपोर्ट दिया गया कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए। मतलब जब तक ये नहीं था पंचायती राज व्यवस्था से पहले तक राज्य सरकार चाहता था तो पंचायत चुनाव कराए चाहे नहीं कराए, लेकिन अब कराना अनिवार्य है क्योंकि वो पंचायती राज्य व्यवस्था का अधीन में चला गया। ठीक, तो पहले 40वां अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंदर में था, राज्य सरकार के अंदर में। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई। तो अभी हम लोगों ने 40 पढ़ा, अभी पूरे के पूरे हमारा अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ाई करना है। आज हम लोगों ने 40 तक क्लास किया अनुच्छेद का, इसके आगे की कक्षा अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।